प्रोहिबिशंस की बात कर रहे हैं, है ना। और रिलेटिव प्रोहिबिशंस पे कुछ बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग इधर तक पहुंच गए थे, यानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अनलॉफुल कंजंक्शन, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, मैरिज विदाउट विटनेसेस और मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज बीच में रह गई थी, जिसको जानबूझ करके मैं बीच में जब लिखा हुआ था तो उसको मैंने सोचा बाद में इसको पढ़ाया जाए तो बेहतर। मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम, कैन अ मुस्लिम मैरी अ नॉन मुस्लिम पर्सन? हम आपको डायग्राम बना के दिखा चुके हैं शुरू में ही। एक मुस्लिम की नॉन मुस्लिम से मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है? सुनिए आंसर, पहले प्लेन एंड सिंपल आंसर जानिए। मुस्लिम लॉ में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आप जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इसी पर्पस के लिए बनाया हुआ है कि दो इंडिविजुअल्स जो हो सकता है डिफरेंट रिलीजन के मानने वाले हैं, वो अगर सेम रिलीजन के भी हैं, सेम रिलीजन वाले भी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, ना मानने वाले हो, दो डिफरेंट रिलीजन के मानने वाले हो, उसके लिए इंडिया में जो लॉ है वो अलग है, सेपरेट, रोकता नहीं। मगर मुस्लिम लॉ के अपने रूल्स हैं, वो रूल्स हम आपको बता चुके हैं। अगर कोई मुस्लिम है, सुन्नी मेल है, तो सुन्नी मेल किताबिया फीमेल से मैरिज कर सकता है, नॉन मुस्लिम किताबिया फीमेल से वो मैरिज कर सकता है। लेकिन शिया मेल किताबिया फीमेल से भी निकाह फॉर्म में मैरिज नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? वो मुता कर सकता है। मुता भी हमने आपको पढ़ाया नहीं, मुता पढ़ाऊंगा, ठीक। वो मुता कर सकता है, मुता टेम्परेरी मैरिज को कहते हैं। शिया लॉ में सिर्फ एक स्कूल है, इसना शरिया शाखा, जिसमें मुता का कॉन्सेप्ट है, टेम्परेरी मैरिज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने देखा हुआ है पहले। उसके अलावा अगर किसी नॉन किताबिया नॉन मुस्लिम से एक सुन्नी मैरिज कर ले, किसी ऐसी लेडी से विवाह कर ले जो किताबिया भी ना हो, तो उसकी लीगैलिटी के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं वो केवल इर्रेगुलर, और कुछ लोग कहते हैं वो वॉइड, ठीक। मुस्लिम लॉ में वॉइड, ठीक। हाँ, क्या कोई मुस्लिम लेडी किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज कर सकती है? किताबी, कोई किताबी हो उससे भी कर सकती है क्या? तो आंसर है नो। ये आंसर हमें पसंद आए या ना पसंद आए, वो गलत सवाल है ना। हमारी अपनी कोई भी ओपिनियन हो, मगर मुस्लिम लोग कहता है नो, वो मैरिज नहीं है। फिर ऐसे लोगों के लिए रास्ता क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हजारों लोग होंगे ऐसे जिन लोगों ने इस तरह शादियां की। तो यहाँ पर भी ये भी जो नॉन मुस्लिम वाला जो पॉइंट है वो रिलेटिव प्रोहिबिशन की कैटेगरी में आता है। एक बड़ा पिक्यूलियर एग्जांपल है उसका रिलेटिव प्रोहिबिशन का, कि मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज के तीर्थ यात्रा, और इस पर बहुत बार सवाल आया है, अक्सर सवाल उठाया जाता है कि अगर पिलग्रिमेज के दौरान अगर कोई मुस्लिम मैरिज करना चाहता है किसी लेडी से, वो कर सकता है या नहीं कर सकता? रुकिए, आंसर मत दीजिए, पहले समझिए कि पिलग्रिमेज कहते किसको? मुस्लिम लोग। पिलग्रिमेज का मतलब क्या है? तीर्थ यात्रा का कॉन्सेप्ट डिफरेंट रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में बहुत सारा तीर्थ है, ठीक है, हर रिलीजन अपने अपने दर्शन प्रोवाइड करता है। तो मुस्लिम्स के लिए, यानी इस्लाम के अंतर्गत तीर्थ यात्रा किसको कहते हैं? मुस्लिम्स को भी देखा जाए, बोलिए नहीं, सुनिए, चुपचाप सुनिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम अक्सर देखते हैं, पता चला फला मज़ार से लोग पूरा जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, कोई उन्होंने टूर पैकेज लिया हुआ है, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, पिछौटा शरीफ जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जगहों से सेक्स का मज़ार है, निजामुद्दीन औलिया के मज़ार तो दिल्ली जा रहे हैं, जाते हैं। तो क्या वो भी पिलग्रिमेज है?
सुनिए आंसर क्या है। आंसर ये है कि मुस्लिम्स के यहाँ हर एक सेक्ट में शिया सुन्नी कोई सिर्फ एक ही चीज को पिलग्रिमेज कहा जाता है, सिर्फ एक चीज, हज। एक प्रक्रिया होती है, अक्सर आपने नाम सुना होगा कि मुस्लिम्स जो हैं वो जाते हैं एक जगह को जो कि शहर मक्का सऊदी अरेबिया में है, और उस जगह को वो कहते हैं कि वो उसको काबा कहते हैं, उसके और भी बहुत सारे नाम हैं, उसको बैतुल्ला भी कहते हैं उस जगह को। और उनके रिलीजन के हिसाब से उस विजिट को, वो एक स्पेशल विजिट होती है, खास टाइम पे विजिट होती है, उस विजिट को और उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस पूरी प्रक्रिया को वो केवल देखना मकसद नहीं होता है, बल्कि उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने को हज करना कहते हैं। अब जानबूझ के मैं उसकी जटिलताओं में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एसेंशियली वो रिलीजियस मैटर है, उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत या नहीं। मगर वो जो कुछ करने जाते हैं उसी को हज कहते हैं। हज एक खास टाइम पे होता है, हालांकि वही काम साल भर भी लोग करते हैं, ये भी बता दूं, सालों चलता रहता है। लेकिन जब हज का एक खास टाइम होता है, उसी टाइम हज होता है। बाकी टाइम पे वही काम करने जब वो जाते हैं तो उसे हज नहीं कहते, उसी को कहते हैं उम्रा। वही काम करने अगर दूसरे टाइम पे जाए तो वो कहेंगे ये उम्रा है, ठीक है, ये दूसरा नाम। ये हज जो होता है वो जो दो ईद, मुस्लिम दो ईद मनाते हैं, एक मीठी ईद होती है और एक ईद अल अज़हा कहलाता है, क्योंकि जिसको आम बोलचाल की भाषा में बकरीद कहते हैं। हालांकि ये 20 नवंबर है, ये नाम सही नाम नहीं है। दो ईद होती है, ईद उल फित्र जो आने वाली है अभी, और उसके बाद एक ईद आती है जो कहती है ईद अल अज़हा। ये जो हज होता है वो ईद अल अज़हा के समय पे होता है, उसी के आस पास होता है, और ईद अल अज़हा के बाद ही वो खत्म होता है, पूरा हो जाता है, तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब सुनिए, ये इस विषय से कैसे संबंधित है। मुस्लिम नाम की सिर्फ एक शाखा ऐसी है जिसका नाम है इस्ना अशरिया शाखा, शिया विधि के अंतर्गत है, जो निर्बंधन लगाती है। वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हज करने निकल चुका है और हज करने के लिए जो जगह है उस स्पेस में वो दाखिल हो चुका है, और एक खास तरह का जो लिबास जो पहना जाता है उस लिबास को उसने पहन लिया है, उसके बाद जब तक हज पूरा ना हो जाए विवाह होने का। तो ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक है? सिर्फ हज के दौरान रिस्ट्रिक्शन, कुछ दिनों का रिस्ट्रिक्शन, कुछ परमानेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं कि तब किसी ने हज कर लिया तब वो शादी नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे देशों में तो होता है कि शादी करने से पहले ही हज कर लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया वालों में ये बड़ा कॉमन है, जो मैरिज से पहले ही वो चले जाते हैं, वो कम उम्र में ही चले जाते हैं, वो हज करके हज की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। तो इस्ना अशरिया शाखा केवल ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है कि ड्यूरिंग हज, याद रखिएगा शब्द क्या इस्तेमाल करता है, ड्यूरिंग हज, यानी हज जब तक पूरा न हो जाए, वो शाखा कहती है कि मैरिज अलाउड नहीं। यानी अगर कोई मैरिज कर ले तो ये ना लागू किस पे होगा? वो उसी व्यक्ति पर लागू होगा जो इस्ना अशरिया शाखा से गवर्न होता है। फिर सुन्नी लॉ में, सुन्नी लॉ तो अलग, सुन्नी लॉ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अगर उस दौरान भी अगर कोई विवाह कर ले तो सुन्नी लॉ में मैरिज वैलिड है, मैरिज वैलिड है, याद रखने वाली बात है। और शिया लॉ में भी सिर्फ एक शाखा की बात मैं कर रहा हूँ। वो कौन सी शाखा है? इस्ना अशरिया शाखा। वो कहती है ड्यूरिंग हज, जब तक हज कंप्लीट ना हो जाए रिस्ट्रिक्शन है, आप मैरिज नहीं कर सकते। अगर मैरिज कर लिया तो क्योंकि शिया लॉ में या तो मैरिज वैलिड है या इनवैलिड, तो मैरिज क्या हो जाएगी? करने तो इनवैलिड। ठीक, ये थी रिलेटिव प्रोहिबिशन की कैटेगरी में। अब आइए इसके बाद, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? अगर आप ही गई होगी तो पढ़ो किताब पढ़ो, वरना देखो ये लॉ तुम्हें पसंद हो नापसंद हो एक अलग विषय है ना। फैमिली लॉ तुम्हें अच्छा लगता हो बुरा लगता हो
हिंदू लॉ कैसे पढ़े हो ठीक से नहीं पढ़े हो आप जानते हो। एक बात जानना, जुडिशरी में फैमिली लॉ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ये जानना। और उसके अलावा अगर एडवोकेसी में भी जाओगे, चाहे जज बनो या एडवोकेट बनो, तो मैं फैमिली लॉ के केसेस सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स की तो ये हालत है कि मजबूरी में फैमिली कोर्ट्स बनाए गए, इतने डिस्प्यूट्स हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे या आप जज बनेंगे, दोनों ही सिचुएशन में आपको फैमिली लॉ से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसकी जानकारी रखिए, ये आपके फायदे की है, आपके फायदे की है। हम जरूरी नहीं है कि वही लॉ जाने जिस लॉ से हम गवर्न हो, ठीक है। मुझे तो हिंदू लॉ पढ़ने और पढ़ाने में स्टूडेंट डे से बहुत मजा आता है, हालांकि मैं तो उसे शासित नहीं होता, क्या करूँ, क्यों मुझे उसका ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्यों नहीं, ठीक, मुझे अच्छा लगता है तो पढ़ने और पढ़ाने। पढ़ो, पढ़ना कोई भी चीज़ जो है वो बुरा नहीं।